हेलो फ्रेंड्स, मनोज राजगुरु की पॉलिटिकल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियो, उनके कंटेंट और उनका प्रेजेंटेशन पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे और एक ही प्लेटफॉर्म पर आप मेरे सारे वीडियो को एक्सेस कर सकें। थैंक यू। केंद्र और राज्य के बीच के तनावों को कम करने के लिए समय समय पर बहुत सारे एफर्ट्स इंस्टीट्यूशनली हुए हैं। स्टेट के लेवल पर भी हुए हैं, स्टेट मतलब यहाँ पर हम यूनिट्स की बात कर रहे हैं, और सेंट्रल लेवल पर भी हुए हैं, और यहाँ तक कि इंडिविजुअल लेवल पर भी कुछ एफर्ट्स हमको देखने को मिलते हैं, जिनमें ये बताने की कोशिश की गई है कि कैसे केंद्र और राज्य के बीच के संबंधों को सौहार्दपूर्ण तरीके से बनाया जाए या उनको कैसे और ज्यादा अच्छी तरीके से स्टेब्लिश किया जाए, उसके लिए क्या क्या प्रैक्टिस में करने की आवश्यकता है और क्या क्या इंस्टीट्यूशनली चेंजेस करने की आवश्यकता है या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बदलाव करने की जरूरत है। इन सारी चीजों को और रिकमेंडेशन टाइम टाइम पर जो कमेटीज और जो कमीशंस बने हैं उन्होंने अपनी अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं। तो उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण है सरकारिया आयोग, सरकारिया कमीशन, जिस पर अक्सर बहुत सारे एग्जाम्स में प्रश्न पूछा जाता है। और एक एक बहुत बड़ा ये प्रयास था सरकारी आयोग का, जिसने केंद्र और राज्य के बीच में संबंधों को सुधारने के लिए कुछ प्रैक्टिकल सुझाव दिए थे। तो मेन हमारा फोकस जो रहेगा वो सरकारिया कमीशन रहेगा, लेकिन उसके बावजूद हम लोग ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि सेंटर स्टेट रिलेशंस को और किस तरह से इम्प्रूव करने के लिए अलग अलग एफर्ट्स हुए हैं। उन्हीं चीजों को हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम शॉर्ट के अंदर, समरी के अंदर देखने की कोशिश करें तो ये बता सकते हैं कि सबसे पहला एफर्ट जो हुआ था वो था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, प्रशासनिक सुधार आयोग। और उस प्रशासनिक सुधार आयोग के तहत एक एमसी सीतलवाड़ ग्रुप का निर्माण किया गया था, जिसने केंद्र और राज्य के संबंधों पर अपनी बात, अपना पक्ष रखा था। दूसरा प्रयास हुआ था राजा मन्नार कमेटी का, जो 1969 में बनी थी, उसने केंद्र राज्य संबंधों पर अपनी बात कही थी। तीसरा इंडिविजुअल प्रयास किया गया था एक अकाली दल के द्वारा आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के नाम से। चौथी बड़ी बात हम लोग यहाँ बता सकते हैं, वेस्ट बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से एक मेमोरेंडम दिया गया था, उसमें भी सेंटर स्टेट रिलेशन को इम्प्रूव करने के सजेशंस थे। उसके बाद एक सबसे बड़ा जो बदलाव, जो प्रयास हुआ था वो था सरकारिया कमीशन। और अंत में जो हम सबसे बड़ी बात बता सकते हैं, एक और जो सबसे ताजा है, 207 2007 के अंदर एक पुंछी आयोग बना था, जिसने केंद्र राज्य संबंधों के ऊपर अपनी बात को पुख्ता तौर पर रखने की कोशिश की थी। तो ये एक कुछ एक हाइलाइट्स के रूप में हम देख सकते हैं कि केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के ये प्रमुख प्रयास किए गए थे, है ना। अब इसमें से वन बाय वन को अगर हम लेके चलें तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रशासनिक सुधार आयोग की, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन था। 1966 के अंदर मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था, जिसको बाद में के हनुमंतैया ने कंटिन्यू किया था। इसी प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट की स्टडी करने के लिए कि उसमें किस तरह से सेंटर स्टेट रिलेशंस को हाईलाइट किया गया है, क्या क्या उसके बारे में सजेशंस दिए गए हैं, उसके लिए एमएल सीतलवाड़ की, एमसी सीतलवाड़ के लीडरशिप के अंदर एक एक ग्रुप का निर्माण किया गया था। और और इसी सीतलवाड़ समिति ने, या जो सीतलवाड़ ग्रुप बना था, उन्होंने सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में 22 रिकमेंडेशंस प्रस्तुत की थी। 22 रिकमेंडेशंस की क्या क्या किया जा सकता है जिससे सेंटर स्टेट रिलेशन को मजबूती प्रदान की जाए। कुछ हाईलाइट वाली बातें हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला एक मुख्य बात जो सीतलवाड़ दल ने कहा था वो था कि एक इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया जाए। आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था, हमारे यहाँ पर अंतरराज्यीय परिषद का निर्माण 1990 में हुआ था, और ये रिकमेंडेशन उसके पहले की है। तो आप उसी कंटेक्स्ट में इसको समझने की कोशिश करें कि सीतलवाड़ समिति ने ये कहा था कि अनुच्छेद 263 के तहत एक अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाए। इनकी दूसरी रिकमेंडेशन थी कि राज्यपाल के पद पर एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो पब्लिक लाइफ में और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लेकर काम किया हो। ऐसे एक्सपीरियंस होल्डर व्यक्ति को गवर्नर के पद पर नियुक्त किया जाए, लेकिन साथ ही साथ उसका
जो नेचर होना चाहिए वो अन पार्टी बायस नहीं होना चाहिए, या वो किसी दल से जुड़ा हुआ ना हो, किसी मतलब नियुक्ति के बाद उसकी जो नेचर हो वो गैर दलीय व्यक्ति के रूप में स्थापित हो। तो ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल के पद पर बनाना चाहिए। तीसरी बात जो सीतलवाड़ समिति ने मुख्य तौर पर कही थी वो थी कि स्टेट को ज्यादा पावर सौंपने चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने जो भी प्रोविजन किया है उसमें केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाने की कोशिश की गई है और राज्य ज्यादा ऑटोनॉमी चाहते हैं, इसीलिए राज्यों को ज्यादा विधायी शक्तियां सौंपी जाए। इसी तरह से फाइनेंस के से रिलेटेड मैटर में जो स्टेट्स हैं, यूनिट्स हैं, वो उनकी डिपेंडेंसी है सेंटर के ऊपर, तो इसीलिए ये डिपेंडेंसी कम की जाए और वित्त के मामले में राज्यों को बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। और एक और मुख्य सुझाव जो हम सीतलवाड़ समिति का बता सकते हैं वो है रिजर्व फोर्सेस के यूजेस पर। हम लोगों ने कल टेंशन के इश्यूज में देखा था कि केंद्र ने कई बार राज्यों के अंदर अर्धसैनिक बलों का दुरुपयोग किया है, तो सीतलवाड़ समिति ने भी ये सुझाव दिया है कि केंद्रीय सशस्त्र बलों का प्रयोग राज्यों में तभी होना चाहिए जब राज्य खुद इसके लिए अपनी डिजायर रखें, अपनी इच्छा व्यक्त करें, और उनकी इच्छा और उनकी मंजूरी के बाद केंद्र को राज्यों में केंद्रीय सुरक्षा बल का या सशस्त्र सुरक्षा बलों का प्रयोग करना चाहिए। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो हम बता सकते हैं कि सीतलवाड़ समिति ने राज्यों को ज्यादा ऑटोनॉमी, मतलब हमारे यहाँ जो केंद्रीकरण, केंद्र को मजबूत बनाने की जो प्रवृत्ति है, आप लोगों को पिछली एक क्लास में भी मैंने बताया था कि हमारा संघ जो है वो केंद्र की तरफ झुका हुआ है संघ राज्य संबंधों के तहत। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए सीतलवाड़ समिति ने राज्यों को ज्यादा ऑटोनॉमी देने का सजेशन, अपनी ये जो 22 रिकमेंडेशन उन्होंने दी थी उसमें ये चीज हाईलाइट होकर हमारे सामने आती है। दूसरा एक एफर्ट हम लोग बता सकते हैं राजा मन्नार समिति। 1969 के अंदर तमिलनाडु की सरकार ने, ये स्टेट का एफर्ट है, तमिलनाडु जो यूनिट है, ये जो स्टेट है, उसने ये एफर्ट करते हुए 1969 के अंदर राजा मन्नार समिति की नियुक्ति की। ये इसके अध्यक्ष वीपी राजा मन्नार को बनाया गया, इसीलिए इसको राजा मन्नार समिति कहा जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य भी केंद्र राज्य संबंधों को बहुत व्यापक रूप से विश्लेषित करते हुए सजेशंस प्रस्तुत करना था। इसकी मुख्य रिकमेंडेशन में भी हम बता सकते हैं, इन्होंने भी इंटर स्टेट काउंसिल के गठन की बात कही, लेकिन जो दूसरा सजेशन इनका एक इंपॉर्टेंट था वो आर्टिकल 356 के तहत था। हम लोगों ने देखा था पिछली क्लास के अंदर कि आजादी के बाद से लगाकर वर्तमान तक 125 बार से भी ज्यादा आर्टिकल 356 का प्रयोग किया गया है, और कई बार इसमें से 356 का जो प्रयोग हुआ है उसमें इसके अधिकांश प्रयोग के बारे में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने इसका दुरुपयोग किया है। इसीलिए समय समय पर इस आर्टिकल 356 को लेकर सभी कमीशंस ने अपनी रिकमेंडेशन दी है। राजा मन्नार समिति ने भी कहा है कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग, इसका दुरुपयोग ना हो, इसके लिए इसको कंट्रोल करने की जरूरत है, और इसीलिए इसका प्रयोग तभी होना चाहिए जब राज्य में ये लगे कि वास्तव में संविधान के हिसाब से शासन चलाना संभव नहीं है, और ये जब प्रूव हो जाए उसी कंडीशन में आर्टिकल 356 का प्रयोग होना चाहिए। इन्होंने हम लोगों ने पढ़ा था एक फाइनेंस कमीशन के बारे में कि हर 5 साल के बाद केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंधों को निर्धारित करने के लिए फाइनेंस कमीशन राष्ट्रपति के द्वारा बनाया जाता है। राजा मन्नार कमेटी ने सिफारिश की थी कि वित्त आयोग को एक परमानेंट बॉडी, जो स्थायी निकाय है, उस रूप में स्थापित किया जाए ताकि प्रभावी तरीके से केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय संबंधों का निर्धारण किया जा सके और जो गैप्स और जो लेकुना है, जो कमियां हैं, उन कमियों को दूर किया जा सके। इसी तरह से राजा मन्नार समिति ने यह भी कहा था कि संघ सूची और समवर्ती सूची के बहुत से सारे विषय ऐसे हैं जो राज्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, तो इसीलिए राज्य सूची में इन विषयों का ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए या हस्तांतरण किया जाए ताकि राज्य ज्यादा ऑटोनॉमी का प्रयोग किया जा सके। जो रेजिड्यूल्स पावर्स हैं, जो जिस पर की केंद्र सरकार का नियंत्रण है, उन विषयों को भी राज्यों को सौंपना चाहिए। फिर एक और बात जो राजा मन्नार समिति कहती है वो है कि राज्यों की विधानसभाओं को शेष अधिकार प्रदान कर देना चाहिए। शेष अधिकार प्रदान करने का मतलब यहाँ पर हम उन्हीं रेजिड्यूल सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं जिनका प्रयोग करते हुए स्टेट जो है, यूनिट्स जो है, वो अधिकतम अपनी अपनी ऑटोनॉमी का भी प्रयोग कर सके और अपने एरियाज में अधिक इफेक्टिव तरीके से काम भी कर सकें। लेकिन
ये राजा मन्नार समिति ने जो भी सुझाव दिए थे वो केंद्र की सरकार ने अस्वीकार कर दिए। तो ये दूसरा एफर्ट केंद्र राज्य संबंधों में राजा मन्नार समिति का जो उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी। इसी कमेटी ने राज्यपाल के संबंध में, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि राज्यपाल एक बहुत महत्वपूर्ण पद है, तो राज्यपाल के संबंध में भी बहुत डिटेल में प्रोविजन राजा मन्नार समिति के बारे में के अंदर हमें देखने को मिलता है। कमेटी ने कहा था कि राज्यपाल की नियुक्ति जिस भी राज्य के अंदर की जाए उस राज्य के मंत्रिमंडल से अनिवार्यतः परामर्श लेकर की जाए, क्योंकि मंत्रिमंडल और राज्यपाल दोनों एग्जीक्यूटिव का पार्ट हैं और दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि जिस नाम पर स्टेट की कैबिनेट या स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्री हो, अपनी कंसर्न दे दे, ऐसे व्यक्ति को गवर्नर की पोस्ट पर नियुक्ति प्रदान की जाए। एक और इसका अल्टरनेट, अगर मंत्रिमंडल से परामर्श ना लेना हो तो इसकी एक वैकल्पिक व्यवस्था, एक अल्टरनेट सिस्टम भी राजा मन्नार समिति के द्वारा बताया गया, और वो अल्टरनेट ये था कि एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए, है ना, जो अनबायस्ड हो, जो कॉन्स्टिट्यूशनली तरीके से एक योग्य, अनुभवी और निष्पक्ष व्यक्ति को राज्यपाल के पद पर नियुक्त करने की रिकमेंडेशन दे। तो अगर कैबिनेट के स्टेट कैबिनेट से परामर्श ना ले तो ये दूसरा अल्टरनेट सुझाने का सुझाव भी राजा मन्नार समिति के द्वारा दिया गया। फिर इन्होंने एक और सजेशन दिया था कि जो भी व्यक्ति राज्यपाल के पद पर रह चुका है उसको दूसरा टेन्योर नहीं देना चाहिए, है ना, क्योंकि दूसरा टेन्योर का अगर प्रोविजन होगा तो क्या होगा, पहले टेन्योर में वो व्यक्ति केंद्र सरकार की, क्योंकि ये टेन्योर नियुक्ति करने का काम कौन कर रहा है, केंद्र ही कर रहा है। तो अगर किसी राज्यपाल को ये लगेगा कि मैं केंद्र की इच्छा को पूरा करने का काम करूं ताकि मुझे दूसरा टेन्योर मिल जाए, तो वो निष्पक्ष तरीके से काम नहीं करेगा। तो इसीलिए राजा मन्नार समिति ने क्या रिकमेंड की थी कि जो भी व्यक्ति राज्यपाल के पद पर रह चुका हो उसको दूसरा कार्यकाल नहीं दिया जाए, और साथ ही साथ ये भी कह दिया जाए कि वो राज्यपाल के पद से सेवानिवृत्ति के बाद और किसी भी पद पर नियुक्त नहीं होगा, ताकि बिना प्रलोभन के निष्पक्षता से वो काम कर सके। अगली एक और बात जो राजा मन्नार समिति ने कही थी कि राज्यपाल के पद पर जो व्यक्ति आसीन है उसको उसकी पोस्ट से तब तक नहीं हटाना चाहिए जब तक कि ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय नहीं हो जाए कि हाँ उसका आचरण असंवैधानिक है या अब वो उतना कैपेबिलिटी के साथ काम नहीं कर पा रहा है जितनी उससे एक्सपेक्टेशन की थी। कहने का मतलब, अभी हम लोग क्या देखते हैं कि केंद्र सरकार जो है वो अपनी मर्जी से राज्यपाल को स्थानांतरित भी कर देती है, उनको अपने पद से हटा भी सकती है, लेकिन उससे क्या होता है, राज्यपाल जो है वो इफेक्टिव तरीके से काम नहीं कर पाता है। इसीलिए राज्यपाल को हटाने का एक सुनिश्चित प्रोसेस जो है वो राजा मन्नार समिति के द्वारा बताया गया है। फिर एक और सजेशन यहां पर हम कह सकते हैं कि संविधान में कुछ ऐसे स्पेशल प्रोविजंस होने चाहिए जिसमें राष्ट्रपति राज्यपालों को निर्देश प्रदान कर सके, मतलब उचित डायरेक्शंस दे सके, और वो डायरेक्शंस इस तरह से हो कि जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की गरिमा भी बनी रह जाए, स्टेट की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी अपने सही तरीके से काम करे और कहीं पर फेडरल स्ट्रक्चर भी इफेक्ट ना हो। तो इस प्रकार के डायरेक्शंस राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल को दिए जाएं, ये प्रोविजंस भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किए जाएं। तो ये कुछ प्रमुख सुझाव जो है वो राज्यपाल के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि राजा मन्नार समिति के द्वारा किए गए थे। नेक्स्ट अगली बात जो हम बता सकते हैं, एक छोटा सा प्रयास जो कि एक पार्टी की तरफ से किया गया था, वो था आनंदपुर साहिब प्रस्ताव। जैसे कि मैंने आपको कहा था, एक दल है पंजाब में, अकाली दल। 1973 के अंदर अकाली दल ने अपनी एक बैठक करके राज्यों की जो रिलीजियस और पॉलिटिकल डिमांड्स थी उसके संबंध में एक प्रपोजल तैयार किया। ये केवल पंजाब के कंटेक्स्ट में नहीं है, बल्कि अकाली दल ने ऑल ओवर कंटेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए पूरे राज्य देश के संदर्भ में केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने का एक छोटा सा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसमें दो मुख्य बातें हम लोग बता सकते हैं। पहली बात, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में यह कहा गया कि केंद्र को सीमित विषयों पर काम करना चाहिए, जैसे डिफेंस हुआ, करेंसी हुआ, फॉरेन अफेयर्स हुआ या कम्युनिकेशन का हुआ, ये जो राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, लेकिन लिमिटेड एरियाज के अंदर
इन राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर केंद्र सरकार को काम करना चाहिए। रिमेनिंग जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो स्टेट को सौंप देने चाहिए, ताकि स्टेट और ज्यादा प्रभावशाली तरीके से ऑटोनॉमी का प्रयोग करते हुए कार्य कर सके। तो एक ये महत्वपूर्ण सुझाव आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में था। और दूसरी बात जो उन्होंने कही थी कि संविधान को फेडरल स्ट्रक्चर, जैसे कि आरोप लगता है ना कि हमारा संविधान संघात्मक होते हुए भी एकात्मकता की ओर झुका हुआ है, हमारे यहाँ पर केंद्रीकरण की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में यह कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन को एक्चुअल में फेडरल स्ट्रक्चर या फेडरल फॉर्म प्रदान की जाए, और इसके लिए जरूरी है कि जितनी भी यूनिट्स है उन सबको इक्वली रिप्रेजेंटेशन दिया जाए हर जगह कह रहा हूं, चाहे वो विधायी क्षेत्र की बात हो, चाहे वो वित्तीय क्षेत्र की बात हो, और या तो सब जगह इक्वल रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ सभी को इक्वल राइट्स प्रदान किए जाएं। ऐसा करके संविधान जो है वो भारत में एक ट्रूली फेडरल स्ट्रक्चर को एस्टेब्लिश कर सकता है। तो ये दो मोटे मोटे समरी वाले सुझाव हम आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के बता सकते हैं। इसी तरह से एक और प्रयास हुआ था, जैसे मैंने कहा था, वेस्ट बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उस साम्यवादी दल ने केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के लिए 1977 के अंदर अपना एक मेमोरेंडम, एक स्मरण पत्र केंद्र सरकार को सौंपा था। इनकी भी पहली सिफारिश यही थी कि केंद्र के या सेंटर के जो फंक्शंस हैं वो लिमिटेड एरियाज में हो। इन्होंने भी वो एरियाज बताए हैं कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन या जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स हैं उनमें कोऑर्डिनेशन के काम केंद्र सरकार के द्वारा किए जाएं, बाकी विषय राज्यों को सौंप देने चाहिए। पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र के अंदर यह भी कहा गया था कि राष्ट्रपति शासन से जुड़े हुए जो प्रावधान है आर्टिकल 352 को छोड़कर, जो आर्टिकल 356 और 360 है मेजरली संवैधानिक आपात और वित्तीय आपात से जुड़े हुए, इसमें कहीं ना कहीं केंद्र निरंकुश होता है और राज्यों की स्वायत्तता प्रभावित होती है, राज्यों का लोकतांत्रिक ढांचा प्रभावित होता है। इसलिए राष्ट्रपति शासन से जुड़े हुए इन प्रावधानों को समाप्त कर देना चाहिए, ये पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने एक स्मरण पत्र में कहा था। इसी तरह से इन्होंने ये भी कहा कि अगर देश के अंदर कोई नया स्टेट बनाया जाना है या किसी पुराने स्टेट की बाउंड्रीज को वापस रिकंस्ट्रक्ट करना है, तो उसके लिए कंसर्न स्टेट की सहमति, उसकी एक्सेप्टेंस ली जानी चाहिए। बिना राज्यों की सहमति के ना तो नए राज्यों का निर्माण होना चाहिए और ना ही वर्तमान राज्यों की सीमाओं का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। इसी तरह से एक और सजेशन ये दिया गया था कि केंद्र की जितनी भी रेवेन्यू है, केंद्र जितने भी टैक्सेशन के माध्यम से जितने भी रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है, उसका 75% पार्ट जो है वो स्टेट को मिलना चाहिए, तभी स्टेट जो है वो फाइनेंशियली स्ट्रेंथन प्राप्त कर सकेंगे। यहाँ पर एक और सजेशन जो पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट जो स्मरण पत्र में था वो कि राज्यसभा को लोकसभा के इक्विवेलेंट बनाया जाए। हम लोगों ने जब पार्लियामेंट के बारे में बात करी थी तब हमने क्या कहा था कि लोकसभा जो है वो जनता को रिप्रेजेंट करने वाला हाउस है और राज्यसभा जो है वो स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाला हाउस है। तो राज्यसभा जब स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसको लोकसभा के इक्विवेलेंट बनाया जाए ताकि स्टेट के इंटरेस्ट को भी इक्वली वेटेज दिया जा सके। तो ये एक और महत्वपूर्ण सुझाव जो पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र के अंदर हमको देखने को मिलता है। इन्होंने एक और सजेशन दिया था ऑल इंडिया सर्विसेज को लेकर कि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस की से रिलेटेड जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं इनको खत्म करके केवल दो तरह की सर्विसेज रखनी चाहिए, एक सेंट्रल लेवल की सर्विसेज और एक स्टेट लेवल की सर्विसेज, जो अपने अपने एरियाज में बिना किसी को प्रभावित किए हुए अच्छी तरीके से काम कर सकती है। लेकिन इस मेमोरेंडम को भी केंद्र के द्वारा इसके अंदर जितनी भी डिमांड्स रखी थी उनको रिजेक्ट कर दिया गया, उनको स्वीकार नहीं किया गया। अब हम लोग आते हैं एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर जो कि केंद्र राज्य संबंधों में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको कहा जाता है सरकारिया कमीशन, सरकारिया आयोग के नाम से जिसको हम बताते हैं। 1983 के अंदर RS सरकारिया, रंजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय कमीशन को केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया। ये RS सरकारिया सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। इनके जो दो बाकी साथी थे उनमें एक को हम बता सकते हैं, उनका नाम V शिवरामन था और दूसरे का नाम MR सेन था।
तो वी शिवरामन, एमआर सेन और एसआर सरकारिया के 3 सदस्यीय इस आयोग का एक प्रमुख काम यही था कि केंद्र राज्य संबंधों को किस तरह से पुनर्परिभाषित किया जाए, डिस्प्यूट कैसे रिजॉल्व हो, क्या रिकमेंडेशन हो, ये काम इस आयोग को दिया गया। इसका टेन्योर रखा गया 1 वर्ष, लेकिन 1 वर्ष की समय में जब ये काम पूरे नहीं कर पाए तो समय समय पर इनका कार्यकाल बढ़ाया गया और 4 वर्ष तक की मेहनत के बाद सरकारिया आयोग ने अपना काम संपन्न किया। अक्टूबर 1987 को इस सरकारिया कमीशन ने अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसको कि पब्लिक डोमेन में जनवरी 1988 के अंदर उसकी समरी को रखा गया। तो ये जो सरकारिया आयोग था, इसने इतना विशद रूप से काम किया कि पूरी जो रिपोर्ट थी वो 4900 पेजेस की थी और इस रिपोर्ट के अंदर जो रिकमेंडेशन दी गई थी वो टोटल 247 रिकमेंडेशन थी। इन शॉर्ट, इन रिकमेंडेशन के अंदर ये कहा गया कि एक मजबूत केंद्र को स्थापित किया जाए। भारत में फेडरल स्ट्रक्चर तो रहेगा, लेकिन सेंटर जो अभी हमारा मजबूत केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है वो मजबूत केंद्र बना रहे। तो ऐसे 247 सिफारिशों का एक प्रतिवेदन जो है वो सरकारिया आयोग ने सरकार के समक्ष रखा और उसके अंदर जो एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने रेखांकित की वो ये थी कि हमारा जो संवैधानिक ढांचा है उसमें संस्थात्मक संरचनाएं, यानी कि जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है वो तो बिल्कुल सही है, केवल उनके एग्जीक्यूशन के लेवल पर प्रॉब्लम्स आ रही है, इसलिए एग्जीक्यूशन लेवल पर ही हमको बहुत सारे चेंजेस करने की जरूरत है। तो ये सरकारिया कमीशन का जो प्रारंभिक बैकग्राउंड था वो। अब अगर हम इसकी रिकमेंडेशन के ऊपर चलें तो जैसे मैंने कहा था बहुत व्यापक तौर पर सरकारिया कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी। सबसे पहली बात हम लोग करते हैं राज्यपाल से जुड़ी हुई क्या बात उन्होंने कही। सरकारिया कमीशन ने कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से ही होनी चाहिए, है ना, क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ मिलकर ही उनको राज्य की गतिविधियों को संचालित करना है, केंद्र के साथ समन्वय स्थापित करते हुए। पहली बात। दूसरी बात, जिस व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जाए वो उसी राज्य का व्यक्ति ना हो, ताकि वो निष्पक्ष तरीके से हर दल और उनके प्रतिनिधियों के साथ संवैधानिक व्यवहार कर सके। तीसरी बात, राज्यपाल को सक्रिय राजनीति का हिस्सा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद है, इसीलिए अगर राज्यपाल दलीय राजनीति के अंदर उलझ जाएगा तो वो संवैधानिक निष्पक्षता से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए राज्यपाल के पद पर आसीन व्यक्ति को निष्क्रिय तौर रहते हुए, राजनीति में निष्क्रिय रहते हुए काम करना चाहिए। फिर दूसरी बात कि राज्यपाल की नियुक्ति के वक्त ये भी ध्यान में रखना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान के अंदर अभी कांग्रेस की गवर्नमेंट है और केंद्र के अंदर एनडीए की गवर्नमेंट है, तो ये दोनों अपोजिशन पार्टियां हैं एक दूसरे की, क्योंकि एनडीए को जो लीड कर रहा है वो बीजेपी है। तो विपक्षी राज्यों में सत्ताधारी दल, जो केंद्र का सत्ताधारी दल है, उस व्यक्ति को नियुक्त नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको, राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है और राजस्थान के जो राज्यपाल है उनका बैकग्राउंड जो है वो बीजेपी का है ना। तो ये रिकमेंडेशन सरकारिया कमीशन ने दी थी कि ऐसे जो केंद्र की सरकार है, जिस दल की सरकार है, उस दल के व्यक्ति को विपक्षी राज्यों के अंदर नियुक्त, राज्यपाल के पद पर नियुक्त नहीं करना चाहिए। फिर अगली रिकमेंडेशन ये दी थी कि राज्यपाल का टेन्योर पूरे होने के बाद उनको किसी भी लाभ के पद पर नियुक्त ना करना चाहिए और ना ही राज्यपाल के पद से सेवानिवृत्ति के बाद उनको एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर आने की इजाजत होनी चाहिए। हमारे यहाँ अभी ये प्रोविजन है, आप लोगों ने देखा होगा, राजस्थान के राज्यपाल जो कल्याण सिंह रहे हैं या जो मदन लाल खुराना रहे हैं, राजस्थान के राज्यपाल से जाने के बाद भी उन्होंने अपने आप को एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर रखा है। तो ये सजेशन सरकारिया आयोग का है कि राज्यपाल से सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी उस राज्यपाल को सक्रिय राजनीति में प्रवेश नहीं लेना चाहिए। और यहाँ तक कि राज्यपालों का जो तबादला है, जो स्थानांतरण है, उसमें भी केंद्र सरकार का जो अपना निहितार्थ है, उनके जो अपने इंटरेस्ट हैं, उनको एक तरफ रखने का सुझाव जो है वो सरकारिया कमीशन के द्वारा दिया गया। तो ये राज्यपाल से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव जो सरकारिया कमीशन में थे। दूसरी बात, अगर लेजिस्लेटिव एरिया के अंदर हम करें तो सरकारिया कमीशन ने ये सजेशन दिया कि संघीय क्षेत्र के अंदर संसद की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट बनी रहे, लेकिन उसके बावजूद फेडरल स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए कुछ चेंजेस करना जरूरी है। जैसे
अगर राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना लेती है ना, हमने पढ़ा था कि संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है अलग अलग सर्कमस्टांसेस के अंदर। तो ऐसी स्थिति में जब राज्य सूची के किसी विषय पर पार्लियामेंट कानून बना लेती है, तब राज्यों को राष्ट्रपति की सहमति से उनमें संशोधन का अधिकार मिलना चाहिए। अभी ये अधिकार नहीं है कि संसद अगर राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना रही है तो स्टेट असेंबली उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकती है। सरकारिया कमीशन ने यह सुझाव दिया कि राष्ट्रपति की परमिशन से स्टेट को उनमें चेंजेस लाने का राइट होना चाहिए। इसी तरह से जो टैक्सेशन पावर संसद में है वो संसद में ही निहित रहना चाहिए, लेकिन उसका एक बड़ा पार्ट जो है वो राज्यों को मिलना चाहिए। संवर्ती सूची के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर भी स्टेट्स को लॉ बनाने का अधिकार मिलना चाहिए, और जब भी संवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाए केंद्र संसद, तब वो राज्यों से भी परामर्श करे, क्योंकि इस राज्यों का भी अधिकार है कि वो संवर्ती सूची पर कानून बना सके। तो दोनों के बीच में संवर्ती सूची के विषयों को लेकर कोई डिस्प्यूट ना हो, इसके लिए कानून बनाने से पहले ही यदि केंद्र राज्यों से परामर्श कर लेता है, उनकी मंशा को, उनकी इच्छा को, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रख लेता है, तो बहुत सारे विवादों से बचा जा सकता है। अगला सुझाव जो सरकारी आयोग ने दिया था कि राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर जब राज्य विधानसभाएं कानून बनाती है तो राज्यपाल को यह अधिकार है कि वो कुछ विषयों को राष्ट्रपति की विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है ना। तो यहाँ पर सरकारिया कमीशन ने क्या सजेशन दिया कि अगर ऐसे विषयों को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखा जाता है तो उसका एक क्लियर जस्टिफिकेशन देना चाहिए कि इसमें कौन सा मंतव्य छुपा हुआ है कि इस पर केंद्र की सहमति आवश्यक है। दूसरा, अगर कोई विषय राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख भी दिया जाता है तो उसका एक टाइम लिमिट डिसाइड होना चाहिए कि राष्ट्रपति को 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर अपना जजमेंट देना होगा, यस और नो। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति राज्य के किसी विषय को अपने पास रख ले और कोई डिसीजन नहीं दे, है ना। तो एक समय सीमा भी निर्धारित होनी चाहिए। और अगर राष्ट्रपति ऐसे विषयों को रिजेक्ट भी करता है तो केवल इतना कहना पर्याप्त नहीं है कि हम इस कानून को मान्यता नहीं दे सकते, उसके पीछे रीजंस क्या हैं उनको भी क्लियरली डिफाइन करना राष्ट्रपति को चाहिए। तो ये और राज्यों की राज्य सूची के जो विधायी क्षेत्र है उस पर सजेशंस जो सरकारिया आयोग ने दिए थे। आर्टिकल 356 को लेकर भी सरकारिया आयोग ने कहा कि इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए ये देखना चाहिए कि ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जब राज्य में पूरी तरह से संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, जब ये प्रूव हो जाए, तब अंतिम अल्टरनेट के रूप में 356 के तहत संवैधानिक आपात लगाना चाहिए। मनमाने तौर पर 356 का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और यहां पर यह ध्यान रखना चाहिए कि जब भी राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत संवैधानिक आपात का प्रस्ताव पारित करे तो उसमें वो क्लियरली रीजन भी मेंशन करे कि क्या हुआ है स्टेट में और क्यों हुआ है जिसके चलते राष्ट्रपति को 356 के तहत संवैधानिक आपात लगाना पड़ रहा है, ताकि लोग समझ सकें कि इस आर्टिकल का दुरुपयोग नहीं हुआ है बल्कि ये नेसेसरी था, इसीलिए इस आर्टिकल के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। तो राष्ट्रपति शासन को लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण बात इस आर्टिकल में इस रिकमेंडेशन के अंदर था। ऑल इंडिया सर्विसेज को मजबूत बनाने की बात इस सरकारिया कमीशन के द्वारा की, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया कि राज्यों के साथ संवाद करके कुछ नई ऑल इंडिया सर्विसेज को भी बनाना चाहिए। भाषा को लेकर सरकारिया आयोग ने सुझाव दिया कि हमारे यहाँ पर त्रिभाषा फार्मूला सभी स्टेट पर लागू होना चाहिए। त्रिभाषा फार्मूला का मतलब हिंदी, इंग्लिश और कंसर्न स्टेट की जो मातृभाषा है उस मातृभाषा को ध्यान में रखते हुए राज्यों के बारे में प्रावधान होने चाहिए। साथ ही साथ जो पब्लिक सर्विसेज हैं, सरकारी सेवाएं हैं, उसमें रिक्रूटमेंट के लिए कभी भी किसी भाषा विशेष को योग्यता का मापदंड नहीं बनाया जाए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम राजस्थान वाले बंगाली जानते हो या पंजाबी जानते हो और अगर सरकारी नौकरी में इन भाषाओं की योग्यता अनिवार्य बना दी गई तो हम लोगों को वो नौकरियां प्राप्त होने से हम वंचित हो जाएंगे। इसीलिए इन्होंने सुझाव दिया कि हर स्टेट को इक्वली राइट देने के लिए भाषा को नौकरियों में विशेष योग्यता नहीं देनी चाहिए। वित्त के बंटवारे को लेकर सरकारिया कमीशन ने भी व्यापक सुझाव दिए हैं कि जितने भी जो कॉरपोरेशन टैक्सेस हैं उनमें राज्यों को भागीदारी दी जाए। जो सरकारी ब्रॉडकास्ट सर्विसेज हैं उसमें जितने भी एडवर्टाइजमेंट जा रहे हैं उससे जो सेंटर को प्रॉफिट हो रहा है उसमें स्टेट को भाग दिया जाए। जो राहत कोष है, आपदा राहत कोष,
उसको राज्यों को भी स्व विवेक के आधार से प्रयोग में लेने का अधिकार दिया जाए। जो ट्रेड और बिजनेस हैं उन पर टैक्स में समय समय पर वृद्धि होनी चाहिए, एकदम से नहीं होनी चाहिए। खनिज रॉयल्टी जो है, जिन जिन राज्यों में माइनिंग ज्यादा होती है उन पर रॉयल्टी हर 2 वर्ष के बाद उस पर डिसीजन होना चाहिए, उनको वापस रिफ्रेम करना चाहिए। रेलवे शुल्क के बदले में राज्यों को अनुदान प्राप्त होना चाहिए। और यहां तक कि अधिकारियों की एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जो आर्थिक नीतियों के बीच में सभी राज्यों और केंद्र के साथ कोऑर्डिनेशन बना सके, और विशेषज्ञों का एक दल गठित किया जाए जो राज्य पूरे देश के अंदर केंद्र और राज्यों में आर्थिक संबंधों को सुधारने के सुझाव दे सकें। तो वित्त के बारे में भी सरकार या आयोग ने पर्याप्त सजेशन हमारे सामने रखे हैं। सरकारी आयोग ने यह भी कहा है कि आर्टिकल 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हो, लेकिन उसका नाम बदलकर अंतर सरकारी परिषद कर दिया जाना चाहिए। और इस अंतर सरकारी परिषद का जो मुख्य काम होगा वो विवादों का समाधान, केंद्र और राज्यों के बीच के विवादों का समाधान करना होगा। इसी तरह से जो रीजनल काउंसिल्स हैं, क्षेत्रीय परिषद, जो इंडिया में अलग अलग रीजन्स को ध्यान में रखकर गठित की जाए, उनका पुनर्गठन होना चाहिए और उनको एक्टिव बनाना चाहिए। अभी रीजनल काउंसिल्स के अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री। सरकार या कमीशन ने यह सुझाव दिया कि रीजनल काउंसिल्स के अंदर मुख्यमंत्री को रोटेशन के बेस पर अध्यक्षता दी जानी चाहिए, ना कि केंद्र को, ताकि मुख्यमंत्री जो है वो स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू को भी आसानी से अपने अच्छी समझ के साथ प्रस्तुत कर सके। अगला सुझाव था राज्यों के अंदर जब भी केंद्रीय सुरक्षा बलों की स्थापना हो तो राज्यों से परामर्श लेकर ही केंद्र राज्यों में इस प्रकार का सैन्य हस्तक्षेप करे। यह भी सुझाव दिया गया था कि जो राष्ट्रीय विकास परिषद है, एनडीसी, इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय आर्थिक विकास परिषद रख देना चाहिए, जिसमें अर्थ या वित्त के सेक्टर को भी जोड़ने की बात सरकार या कमीशन ने दी थी। और इस काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइजेशन मिलनी चाहिए, यानी कि इसको एक संवैधानिक निकाय का दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए, तभी ये ज्यादा प्रभावी तरीके से काम कर पाएगी। सरकार या कमीशन ने यह भी कहा था कि हाई कोर्ट के जजों की जो नियुक्ति सेंटर के द्वारा की जाती है उनमें कभी देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राज्य के अंदर न्याय को स्थापित करने के लिए जजों का होना बहुत जरूरी है, और केंद्र अगर ये डिले करता है तो उससे राज्य की व्यवस्था चरमरा जाती है। इसीलिए हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति में ना तो देरी होनी चाहिए, और जब भी हाई कोर्ट के जजों का एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर हो तो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस, सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन या उसकी सलाह के बाद ही ये तबादला प्रणाली जो है वो विकसित होनी चाहिए। तो ये एक ट्रेडिशन भी डेवलप हो कि हाई कोर्ट के जजों के ट्रांसफर के लिए सुप्रीम कोर्ट से सलाह ली जाए। ये भी कहा गया सरकार या कमीशन में कि योजना आयोग, हालांकि अब वो खत्म होकर नीति आयोग में बदल चुका है, लेकिन सरकार या कमीशन ने कहा था कि योजना आयोग जब भी योजनाओं का निर्माण करे तो योजनाओं के निर्माण के समय राज्यों की सहमति भी लेवे। केवल ऐसा नहीं कि योजना आयोग के सदस्य अपने हिसाब से योजनाओं को तय कर ले। अगर राज्यों की सहमति और उनका समन्वय लिया जाएगा तो अनिवार्यतः राज्यों के इंटरेस्ट को भी उसके अंदर कंसिडर किया जा सकता है। इसी तरह डिसेंट्रलाइजेशन, सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज संस्थाओं को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है, उनको कॉन्स्टिट्यूशनली दर्जा दिए जाने की आवश्यकता है। ये बात भी सरकार या कमीशन ने प्रस्तुत की। अंतरराज्यीय, दो राज्यों के बीच में अगर नदी के जल बंटवारे को लेकर कोई विवाद है तो ऐसी स्थिति में संघ को यह चाहिए कि वो एक न्यायाधिकरण का गठन करे, ताकि अच्छी तरीके से निष्पक्षता के साथ सभी हितों को ध्यान में रखते हुए उस विवाद का समाधान किया जा सके। अगली बात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जितने भी सिफारिशें या जो सुझाव सरकार या कमीशन के द्वारा दिए गए, इनमें एक मुख्य बात फिर भी रिफ्लेक्ट होती है कि संघ जो है वो सुदृढ़ बना रहे, राज्यों को ऑटोनॉमी मिले, राज्य इंडिपेंडेंट हो, लेकिन साथ ही साथ हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो ज्यादा स्ट्रेंथन प्राप्त हो। ये सब बातों को इस सरकार या कमीशन की रिपोर्ट में ध्यान में रखकर प्रेजेंट किया गया। हम लोग फाइनली ये कह सकते हैं कि जो 247 रिकमेंडेशन सरकार या कमीशन के अंदर दी गई, लगभग 250, 180 के लगभग सिफारिशें उनमें से लागू हो चुकी है, उनको मान लिया गया है, और दूसरी सिफारिशों पर भी विचार किया जा रहा है। तो आप लोग देख सकते हो कि सरकार या कमीशन ने जो प्रमुख सुझाव दिए थे वो कितने व्यावहारिक थे
और उनको किस तरह से व्यावहारिक बनाया गया एक्चुअली उनको एग्जीक्यूट करते हुए, कि हमारे यहाँ पर अभी उस कमीशन की 180 सिफारिशें लगभग लागू हो चुकी है ना। तो ये सरकारिया कमीशन का जो प्रयास था केंद्र राज्य संबंधों में सुधार का। जो सबसे तरोताजा सुझाव है, सुधार का जो प्रयास है, वो है पुंछी आयोग। 2007 के अंदर यहाँ पर हम फिर बता सकते हैं कि जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे उच्चतम न्यायालय के मदन मोहन पुंछी, उनकी अध्यक्षता के अंदर एक पुंछी आयोग का निर्माण किया गया। और इसका मुख्य काम क्या था कि इसके पहले जो सरकारिया कमीशन था, जिसने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सेंट्रल स्टेट रिलेशंस पर अपनी रिकमेंडेशन दी थी और उनमें से बहुत सी रिकमेंडेशन को एग्जीक्यूट भी कर लिया, तो जो एनवायरमेंट बदला, उस बदले एनवायरमेंट में केंद्र राज्य संबंध किस तरह से हो सकते हैं, उसका विश्लेषण करने के लिए सरकारी आयोग के कंटेक्स्ट में केंद्र राज्य संबंधों का आकलन करने के लिए अप्रैल 2007 के अंदर पुंछी आयोग का गठन किया गया। अप्रैल 2010 में इस आयोग ने 7 खंडों के अंदर अपनी 7 जो पार्ट्स हैं उसके अंदर अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके अंदर 1456 पेजेस थे। और रिकमेंडेशन के नंबर्स के मामले में ये सरकारिया आयोग से भी बड़ा था, जिसके अंदर 310 रिकमेंडेशंस की गई कि कैसे सेंटर और स्टेट के रिलेशंस को और ज्यादा इफेक्टिव बनाया जाए। अगर इन सारी रिकमेंडेशंस का सार अगर हम कहें तो पुंछी आयोग ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जो सहकारी संघवाद है हमारे यहाँ पर, उसको अनिवार्य बनाया। देश की एकता, देश की अखंडता और भविष्य में किस तरह से सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए केंद्र और राज्य के संबंधों को निर्मित करने की आवश्यकता है, केंद्र और राज्य को क्या क्या संस्थागत तरीके से और व्यवहार में क्या क्या करने की आवश्यकता है, ये सारे सजेशन पुंछी आयोग के द्वारा अपनी रिपोर्ट के अंदर प्रस्तुत किया गया। तो ये एक आखिरी प्रयास था पुंछी आयोग वर्तमान में, जो हम बता सकते हैं कि केंद्र और राज्य के संबंधों को सुधारने के लिए प्रस्तुत किया गया था।